Hello and very good morning to everyone. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 10, our society, and this is from the civics portion. In this lesson we are going to learn about what is the structure of our society at present. हमारी जो society है इसका structure क्या है अभी के time पर, how education and democracy are helpful in upliftment of the society, और society को आगे बढ़ाने के लिए education और democracy कैसे हेल्प करते हैं. व्हाट आर दी मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, हमारे सोसाइटी में मेजर इश्यूज़ क्या हैं. मेजर्स टेकन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC, ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या उपाय करे जा रहे हैं जिससे कि ये लोग आगे बढ़ सकें. So let's start. When people live in an amicable and friendly environment, a society is formed. जब सब लोग एक friendly environment में रहते हैं या उन लोगों की mutual understanding बहुत अच्छी रहती है तो एक society form होती है. And individual is a unit of family, और जो individual person होता है या एक person होता है ये एक family की unit होता है. The family is a necessity and सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो फैमिली होती है या जो हमारा परिवार होता है ये हमारी ज़रूरत होता है, और जो सोसाइटी होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप रहता है. द वर्च्यू ऑफ मैन बीइंग सोशल इज ड्यू टू म्यूचुअल डिपेंडेंस. अब जो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रहते हैं और इसीलिए लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड कैन नॉट फुलफिल हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट विदाउट सोसाइटी. अब जो मैन है, हम लोग एक सोशल एनिमल हैं और हम यहाँ पर बिना सोसाइटी के हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते. मतलब किसी भी चीज़ के लिए, अच्छे से रहने के लिए और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें सोसाइटी की ज़रूरत होती है. द सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ अ स्ट्रक्चर. अब सोसाइटी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं और एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का. इट मीन्स इनके कुछ रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स वगैरह भी हैं. इट हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड एजुकेशन. सोसाइटी का खुद का अपना एक कल्चर होता है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी का पर्टिकुलर कल्चर होता है और एक एजुकेशन सिस्टम भी होता है. द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस, और सिचुएशन के साथ साथ, समय के साथ साथ, ज़रूरतों के साथ साथ जो सोसाइटी है वो भी, उसकी जो वैल्यूज़ हैं या उसके जो रूल्स हैं वो भी टाइम टू चेंज होते रहते हैं. आर सोसाइटी स्टिल सफ़र्स फ्रॉम द इविल्स ऑफ नैरो कास्टिज्म. अब हमारे सोसाइटी में बहुत सारी अच्छाइयाँ तो हैं ही, लेकिन उसके साथ में कुछ बुराइयाँ भी हैं. जैसे कि कास्टिज्म का सिस्टम अभी तक इंडिया में ख़त्म नहीं हो पा रहा है. जातिवाद, जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है. द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी परसिस्ट इवन टुडे, और जो छुआछूत की प्रॉब्लम है, जो कि हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोग को नहीं छुएंगे और ये सारी चीज़ें, तो ये इवन गाँव में और आप इंटीरियर एरियाज़ में जाके देखें तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अभी तक ख़त्म हो ही नहीं रहे, अभी भी चल रही हैं. पोजीशन ऑफ वीमेन इन इंडिया इज़ नॉट येट एट पार विथ मैन, और जो औरतों की स्थिति है इंडिया में वो अब ऑफकोर्स बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेन के बराबर वीमेन की जगह नहीं है, उनका लेवल एक नहीं हो पा रहा है. वीमेन काफ़ी पीछे हैं. केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, डेथ फीस्ट, बैगिंग, अब बहुत सारी और भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं. डेथ फीस्ट मतलब किसी की डेथ होने के बाद में जो खाना खिलाया जाता है. लोग बैगिंग, भीख मांगते हैं, बच्चे भीख मांगते हैं. ड्रिंकिंग ऑफ लिकर, लोग शराब पीते हैं. ड्रग एडिक्शन, लोगों को ड्रग का एडिक्शन है. डाउरी, दहेज प्रथा चल रही है. एंड वेरियस सच प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी. नाउ वील स्टडी कि एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी का क्या रोल रहेगा एक अच्छी सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए. एजुकेशन मीन्स टू इंस्टिल वैल्यूज़ एंड टू ग्रूम फ्यूचर सिटीजन्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी. एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम
जो अभी जो बच्चे हैं उनमें ऐसी वैल्यूज़ को पुट करे, ऐसी वैल्यूज़ उनको दे और ऐसा एजुकेशन उनको दे, इस तरीके से उनको ग्रूम करे, तैयार करें, सो दैट वो हमारी सोसाइटी के लिए एक अच्छे सिटीजन्स बन के तैयार हों। प्रॉपर एजुकेशन कैन क्रिएट अवेयरनेस विच कैन मेक द सोसाइटी प्रोग्रेसिव। और अगर हम अपने बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन देते हैं तो इससे उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहेगी हर चीज़ को लेके, और जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है, मतलब कि जो अवेयर सोसाइटी होती है, वो उसमें काफ़ी अपनी हेल्प करेगा। इन एंशियंट इंडिया सोसाइटी वॉज प्रोग्रेसिव एंड रिच। पहले के टाइम पे एंशियंट इंडिया में जो हमारी सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, मतलब कि आगे बढ़ रही थी और काफ़ी रिच थी। बट कंट्री सफ़र्ड अ लॉट ड्यू टू हंड्रेड ऑफ ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल। लेकिन एज वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ कई सालों तक रूल किया है, तो उस वजह से हमारी कंट्री ने, इंडिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और हमें बहुत सारा लॉस भी हुआ है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एजुकेशन ऑफ इंडियंस वर नॉट गिवन इम्पॉर्टेंस। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो ज़्यादा एजुकेशन को वैल्यू नहीं दी जाती थी इंडिया में। द टेक्निकल एजुकेशन वॉज नील। टेक्निकल एजुकेशन मतलब कि स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है पर्टिकुलर टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर, किसी स्किल के लिए, तो ऐसी टेक्निकल एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ वर नॉट प्रोमोटेड। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी प्रमोट नहीं कर रहे थे, उनको आगे नहीं बढ़ा रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया टुक मेजर्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू पीपल बाय ओपनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स। और फिर जब 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, तो फिर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स ओपन किए गए, सो दैट हमारे जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन अच्छे से मिल सके। एट प्रेजेंट एजुकेशन इज़ गिवन एडिक्यूट इम्पॉर्टेंस। और अभी के टाइम पर, आज के समय में इंडिया में एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। Primary education. In December 2002, 86th Amendment has been included in the fundamental rights in the Constitution of India. अब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना या कुछ नया ऐड करना। तो दिसंबर 2002 को 86th अमेंडमेंट हुआ और ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था। सो इसमें फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीज़ों को ऐड किया गया। A provision has been made for free and mandatory education for children between 6 to 14 years. अब 86th अमेंडमेंट में हुआ क्या था, इसमें एक प्रोविज़न मतलब कि एक नई पॉलिसी ला दी गई और उसमें ये कहा गया कि जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, इस एज के जो बच्चे हैं, इनको फ्री एजुकेशन और मैंडेटरी मतलब बिल्कुल कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट देगी और फ्री देगी। Democracy is a system of governance by it the law and order of a country is conducted. अब डेमोक्रेसी हमारे गवर्नमेंट का ही सिस्टम है और इसी के तहत हमारे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था जो है वो कंडक्ट होती है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटीज़। और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो तभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है जबकि हमारे कंट्री के सिटीजन्स उसमें एक्टिव रहें, पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द सिटीजन्स आर इन द पोजीशन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और ये जो लोगों का पार्टिसिपेशन है ये तभी इफेक्टिव होगा या तभी पॉजिटिव सेंस में बाहर आएगा जबकि उन लोगों को ये पहचान हो कि राइट और रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, सही गलत की उनमें पहचान होना चाहिए। दे नो देयर राइट्स एंड कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज़। अब उनको अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए और उन्हें अपने ड्यूटीज़ के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। दे शुड बी एबल टू वे अ पब्लिक इशू इन अ मोर बैलेंस्ड वे एंड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब इन लोगों को, ये लोग इतने मैच्योर, इतने समझदार होना चाहिए कि इवन खुद के प्रॉब्लम्स तो छोड़िए, अगर पब्लिक का कोई इशू है, पब्लिक इशू है, तो उस इशू को वो गवर्नमेंट के या लॉ एंड ऑर्डर के सामने रखें और बैलेंस्ड तरीके से रखें। और
हर चीज़ की प्रॉब्लम की इनमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमारे जो नेशनल इश्यूज़ हैं मतलब कि कंट्री के अंदर जो इश्यूज़ हैं और हमारे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं मतलब हमारे इंडिया से बाहर अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन या कोई भी, तो अगर वो भी कोई इश्यूज़ हैं तो इनको ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज़ अ सिटीज़न इज़ एक्सपेक्टेड टू डेवलप थ्रू एजुकेशन टू मेक हिम अवेयर एंड वेल इन्फॉर्म्ड। अब ये क्वालिटीज़ किसी भी पर्सन में तभी आएंगी जबकि उसके पास एक प्रॉपर एजुकेशन हो, वो काफ़ी पढ़े लिखे होंगे तो उनमें ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगी। सच अ सिटीजन हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये जो लोग होते हैं जिनमें समझदारी होती है, उतना नॉलेज होता है, उतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये लोग हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग में या उसके अच्छे से काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। अब ये जो पार्टिसिपेशन है मतलब कि पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है, ये तभी होगा जब आपके अंदर एजुकेशन होगी। ओनली एनलाइटन सिटीजन कैन हेल्प अ डेमोक्रेसी टू ग्रो। तो जो भी एनलाइटन मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वही कहीं ना कहीं अपनी कंट्री की डेमोक्रेसी में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको समझदारी नहीं है, तो आप अपनी कंट्री की डेमोक्रेसी में को ग्रो करने में कभी भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। For the illiterate people in India, age group over 15 years, a public literacy drive is being run in India. अब हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज 15 ईयर्स से ज़्यादा है और वो लोग इलिटरेट हैं, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इनके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, a public literacy drive is being run in India. The aim of this program is not merely educating but also to provide work oriented literacy. अब इन लोगों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इस प्रोग्राम का एम सिर्फ इतना नहीं है कि इनको पढ़ाना है या इनको एजुकेट करना है, बट इसका एम ये है कि इनको वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी प्रोवाइड कराना है, जिससे कि ये लोग कुछ काम भी कर सके, कुछ और भी सीख सकें। द मीनिंग ऑफ वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी इज़ दस। अब क्या होता है इस वर्क ओरिएंटेड लिटरेसी का मीनिंग? देखिए, सेल्फ रिलायंस, रीडिंग, राइटिंग एंड इन मैथ्स, मतलब थोड़ा बहुत सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता इनमें होना चाहिए, इनको पढ़ना आना चाहिए, इनको लिखना आना चाहिए और इनको मैथ्स में थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना भी आना चाहिए। टू नो वंस ओन वीकनेस, और अपनी जो खुद की प्रॉब्लम्स है, कमियां हैं, इनको उसके बारे में पता होना चाहिए और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में भी इनको पता होना चाहिए। टू मेक एफर्ट टू रिमूव द वीकनेस, वही अपनी कमियों को दूर करने के लिए ये क्या कर सकते हैं इसके बारे में इनको पता होना चाहिए। टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, और इसके अलावा इनको जो नेशनल यूनिटी है या जो राष्ट्रीय एकता है, इंटीग्रिटी है मतलब एकता है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन मतलब कि जो हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है उनको कैसे कंजर्व किया जाए, इसके बारे में पता होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्मॉल फैमिली मतलब परिवार छोटा होना चाहिए, ये सब बातें उनको समझ में आनी चाहिए। We will continue this lesson in next class also. Thank you so much.